हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ के साथ। तो पहला न्यूज़ है हमारा, गिग वर्कर्स ब्रेव एक्सट्रीम हीट विथ नो हेल्प फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। तो वैसे तो जब आप ये न्यूज़ देखते हैं तो कुछ खास इसमें इम्पॉर्टेंट लगेगा नहीं। जब आप पूरा न्यूज़ का पीस देखिएगा तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो कुछ खास इम्पॉर्टेंट लगेगा नहीं। बट गिग वर्कर्स जो हैं हमारी इकोनॉमी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। तो GS3 यानी इंडियन इकोनॉमी और GS1 यानी इंडियन सोसाइटी, दोनों के ही पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि गिग वर्कर्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, कैसे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, और रिसेंट टाइम्स में जो गिग वर्कर्स रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम गिग वर्कर्स की डेफिनेशन की बात करें तो वो लोग जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में एम्प्लॉयड हैं, यानी कि जो अपने इच्छा से जो काम करते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, वो होते हैं गिग वर्कर्स। तो सोशल सिक्योरिटी कोड जो है 2020 में जो आया, वो गिग वर्कर्स को डिफाइन करता है कि अ पर्सन who performs work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside traditional employer employee relationship is a gig worker। कि फॉर्मल कोई रिलेशनशिप नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स, आप हमेशा जब भी खाना ऑर्डर करते हैं तो अलग अलग लोग आते हैं खाने को डिलीवर करने के लिए। वो लोग जो होते हैं, जो जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स हो गए या ओला उबर के ड्राइवर्स हो गए या अर्बन कंपनी के जो वर्कर्स हो गए, जैसे प्लम्बर्स आते हैं, इलेक्ट्रिशियंस आते हैं अर्बन कंपनी के थ्रू, तो ये सारे गिग वर्कर्स होते हैं। इनको डायरेक्टली अर्बन कंपनी ने या जोमेटो ने रिक्रूट नहीं किया है, किसी तरीके का इनको बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है कि क्योंकि आप इसका हिस्सा है जोमेटो का या अर्बन कंपनी का तो आपको ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे। लेकिन सिर्फ अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए ये लोग उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो द गिग इकोनॉमी इन इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड ग्रोथ विद मिलियंस चूजिंग टेम्पररी फ्लेक्सिबल वर्क थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक उबर, ओला, स्विगी एंड जोमेटो। तो नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से 2020-21 में अराउंड 7.7 मिलियन वर्कर्स जो थे वो गिग इकोनॉमी में एंगेज थे, और बाय द ईयर 2030 ये जो नंबर है ये बढ़ करके 23.5 के लगभग हो जाएगा, 23.5 मिलियन के लगभग। यानी आने वाले 10 सालों में जो गिग इकोनॉमी का ग्रोथ है हमारी कंट्री में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इनका जो पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारी इकोनॉमी के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो दिस ट्रेंड, ये जो ग्रोथ का ट्रेंड है, इज फ्यूल्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। तो सबसे पहला है लार्ज यंग वर्कफोर्स। तो इस हिसाब से आपको पता है कि इंडिया जो है वो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत एडवांटेजस है हमारे लिए। यानी वर्किंग एज में जो हमारी पॉपुलेशन है, वर्किंग एज यानी कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से कंसिडर किया जाए तो 15 से लेकर के 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो इंडिया में। इसीलिए इंडिया के पास जो वर्कफोर्स है वो बहुत लार्ज नंबर में अवेलेबल है और यंग वर्कफोर्स है। इसीलिए इनको फॉर्मल इकोनॉमी में एंगेज कर देना या बिजनेसेस इनके लिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी की भी अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए उतनी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो गिग इकोनॉमी है कि अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से टेम्पररी बेसिस पे हम काम कर सकते हैं, जब मन किया तब काम किया, जब नहीं मन किया तो नहीं किया, तो ये बहुत ज़्यादा इस लार्ज वर्कफोर्स के लिए हेल्पफुल है। दूसरा है डिमांड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, कि आजकल हर कोई फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड करता है कि आज मेरा कम काम करने का मन कर रहा है तो आज मैंने 12 घंटे 14 घंटे काम कर लिया। किसी दिन मेरा मन नहीं किया, मेरा मन कर रहा है आज मैं रेस्ट करूं, तो आज मैं 1 भी घंटे काम ना करूं। लेकिन जब तक आप एक फॉर्मल सेटअप में रहते हैं तब तक ये लेवरेज आपके पास नहीं होता है। अगर आप एक ऑफिस में जाते हैं, चाहे वो
प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, तो एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आपको फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो आप उस एम्प्लॉयमेंट से जो आपको वो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिलेगी। इसीलिए गिग इकोनॉमी जो है वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है जो वर्कर्स होते हैं उनको, प्लस एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनको भी। क्यों? क्योंकि किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं होता है एम्प्लॉयर्स के पास भी कि आपको इनको इंश्योरेंस देना है या पेड लीव्स देने हैं या सिक लीव्स देने हैं। इस तरीके का कोई बाउंडेशन जो होता है वो एम्प्लॉयर्स के पास भी नहीं होता है। तो दोनों का ही अगर हम देखें कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के लिए ही गिग इकोनॉमी जो है वो बहुत बेनिफिशियल होती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है एम्प्लॉयमेंट पर? तो सबसे पहला जॉब क्रिएशन, कि गिग इकोनॉमी जो है वो जॉब क्रिएशन में हेल्प करती है। दूसरा होता है इनकम जनरेशन, कि वो लोग जो अभी तक कुछ भी इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे थे वो इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 7th 8th तक पढ़ लिया तो बहुत पढ़ लिया, तो वैसे लोग जो होते हैं उनको बेसिक पढ़ना लिखना आता है लेकिन इतना नहीं कि वो किसी ऑफिस में काम कर सके। तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से उनको एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है और एक रेगुलर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दूसरा जॉब क्रिएशन, तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेक्टर्स में इसके लिए जॉब क्रिएट हो रहा है। तीसरा है सप्लीमेंट्री इनकम, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फॉर्मल इकोनॉमी में एम्प्लॉयड होने के बावजूद भी अपने जो स्किल्स होते हैं वो फ्रीलांसिंग में यूज़ करते हैं अलग अलग कंपनीज के लिए, ताकि उनकी जो इनकम है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंटेंट राइटर है तो वो एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, उसके साथ साथ वो अलग अलग जगहों पे भी एसोसिएट हो सकता है ताकि अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम जो है वो उसको मिले। ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे पहला है लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, कि अगर आप पब्लिक सेक्टर में भी जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में तो फिर भी जॉब सिक्योरिटी कम होती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो होता है वो आपको जॉब सिक्योरिटी ऑफर करता है। तो जॉब सिक्योरिटी जो होती है वो ये कि आपको कोई भी जो कभी भी जॉब से निकाल नहीं सकता है कि आज मन किया तो आज इसको फायर कर दिया, ऐसा जो होता है वो पब्लिक सेक्टर में नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ जो है वो गिग इकोनॉमी में है कि कल आज आपके पास बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है लेकिन कल आपके पास कितना एम्प्लॉयमेंट होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरा है एब्सेंस ऑफ बेनिफिट्स, कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या रिटायरमेंट प्लान हो गया, पेड लीव हो गया, फैमिली मेंबर्स के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे गिग इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं होते हैं। तीसरा है इनकम वेरिएबिलिटी। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं अर्बन कंपनी की। अर्बन कंपनी के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस एसोसिएटेड होते हैं। अब उन इलेक्ट्रिशियंस को अर्बन कंपनी किसी तरीके का कोई सैलरी नहीं देता है कि जस्ट बिकॉज आप अर्बन कंपनी से एसोसिएटेड हैं तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, नहीं। जिस भी हिसाब से आपका जो है काम आएगा उतना आपको पेमेंट मिलेगा। हो सकता है एक दिन में आपको 10 घरों से आपके लिए आपकी बुकिंग आ गई, एक दिन में एक भी घर से आपके लिए बुकिंग नहीं आई, तो वो इनकम जो होता है वो बहुत वेरिएबल होता है। एंड लास्ट इज रेगुलेटरी गैप्स, कि अभी क्योंकि गिग इकोनॉमी बहुत नेसेंट स्टेज में है इंडिया में, तो उतना रेगुलेशन नहीं हो पाया है इसमें। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो लूप होल्स हैं अभी तक वो हम मिनिमाइज नहीं कर पाए हैं। तो आगे हम देखते हैं कि नीति आयोग की क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं गिग इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और गिग वर्कर्स जो होते हैं, जो गिग इकोनॉमी में एंगेज लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए नीति आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो सबसे पहला सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स, जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। दूसरा इंश्योरेंस कवरेज हेल्थ लाइफ और डिसेबिलिटी के लिए। तीसरा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कि हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी अर्बन कंपनी के साथ या एज ऊबर ड्राइवर बिता दे और उसके बाद उसको रिटायरमेंट के बाद एक एज के बाद आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं तो आप ये नौकरी छोड़ देते हैं, तो उसके बाद उसको कोई बेनिफिट भी ना मिले।
नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करनी चाहिए ताकि ये जो गिग वर्कर्स हैं इनको और ज़्यादा, सिर्फ अब गिग वर्कर्स में आप सिर्फ उनको मत इमेजिन करिए जो ओला उबर वगैरह के साथ एसोसिएटेड है, कुछ गिग वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जो स्किल्ड इकोनॉमी में होते हैं, तो जैसे कि जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उनके स्किल्स को और एनहांस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है प्रमोट डिजिटल लिटरेसी फॉर बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स। कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो गिग वर्कर्स को और एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। फॉर एग्जांपल फ्रीलांस करके ही एक वेबसाइट है फ्रीलांसर करके, तो वहाँ पर अब जिन लोगों को उस बारे में पता ही नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में, वो कैसे उससे एसोसिएटेड होंगे, तो डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, की रेगुलेशन जो है वो लाने की ज़रूरत है ताकि गिग वर्कर्स जो हैं उनको किसी तरीके की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्लस एक फॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कि अगर कल को जा कर के ऊबर और ऊबर ड्राइवर्स के बीच में कोई इशू होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि जनरली अब ऊबर और ऊबर ड्राइवर्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऊबर विल बी द मोर पावरफुल पार्टी एंड ऊबर ड्राइवर्स विल बी द लेस पावरफुल पार्टी। तो अब ज़्यादा चांसेस हैं कि डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन होगा वो ऊबर ओनर्स के फेवर में होगा, ना कि ऊबर ड्राइवर्स की। तो एक प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है ताकि जो फैसला है वो दोनों के हित में हो सके। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन लोगों को जो गिग वर्कर्स हैं उनको फाइनेंशियल नेट में लाने की ज़रूरत है ताकि जो सोशल और फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका एक्सेस ये लोग अच्छे से कर पाए। अगला रिकमेंडेशन क्या है, तो वर्किंग कंडीशंस। अब यहाँ जो न्यूज़ आर्टिकल है ये इसी बारे में बात कर रही है कि एक्सट्रीम हीट वेव का कंडीशन है, लेकिन फिर भी ये जो गिग वर्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम हीट वेव से कौन लोग ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, जो लोग इस हीट वेव में काम कर रहे हैं बाहर, तो उसमें बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों को इसका एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं मिल पाता है। तो वर्किंग कंडीशंस जो होते हैं उस हिसाब से फेयर रेम्यूनरेशन नहीं होता है। भले ही आपसे स्विगी हो या ओला हो, जोमेटो हो, वो एक्स्ट्रा चार्ज करे जिसको कि हम बोलते हैं सर्ज फी। आपने कई बार जब खाना ऑर्डर किया होगा तो देखा होगा कि सर्ज फी नाम से एक फ़ी चार्ज किया जाता है जब भी बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है या बहुत ट्रैफिक होता है उस टाइम पे। लेकिन ये सर्ज फी किस हद तक ट्रांसलेट होता है जो गिग वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी में, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। नेक्स्ट है डेटा एंड रिसर्च, कि कलेक्ट रेगुलरली इन गिग इकोनॉमी के में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, क्या इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, इस बात पे हमें रिसर्च और सर्वेस करने की ज़रूरत है ताकि एक प्रॉपर रिलायबल डेटा हो हमारे पास, उसके हिसाब से फिर हम पॉलिसी डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन विथ प्लेटफॉर्म्स, फॉस्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स फॉर को क्रिएटेड सॉल्यूशंस और encourage platforms to adopt fair practices and provide support systems, कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज मिल करके, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिल करके ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकती हैं, ऐसा कोलैबोरेशन कर सकती हैं जो कि गिग वर्कर्स को हायर भी करता हो और वो किसी तरीके से उसमें डिसएडवांटेज्ड भी ना हो। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टू प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड ट्रेनिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर बेनिफिट एक्सेस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल। ठीक है, समझ आ गया गिग इकोनॉमी क्या होती है। तो अब अगर आपको गिग इकोनॉमी पे किसी तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो आज और कोई आर्टिकल नहीं है, अब एडिटोरियल है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो पहला एडिटोरियल जो है हमारा वो है सिंगुलर फोकस। यहाँ बात हो रही है कि अभी रिसेंटली हमारे मिनिस्ट्रीज़ के पोर्टफोलियोज अनाउंस हुए हैं, तो यहाँ बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो एक डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप की ज़रूरत है क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट्स का जो फोकस है वो अलग अलग एरियाज़ में है। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च अलग है, और दोनों का जो एक्सपर्टीज़ दोनों में चाहिए वो भी अलग अलग होती है। तो क्यों हमारे पास एक ही सेंट्रल लीडर होने, सेंट्रल मिनिस्टर है,
जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इसी बारे में यहाँ बात हो रही है। तो द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाइवर्स एंड टेक्निकली कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियोज अंडर वन मिनिस्टर क्रिएट्स एन ओवरवेलमिंग वर्कलोड, पोटेंशियली डाइल्यूटिंग द फोकस एंड एफिशिएंसी, जैसे कि managing space exploration projects alongside atomic energy and environmental missions requires specialized knowledge and dedicated attention। कि environment, space, atomic energy, अगर हम इन सब को एक ही डिपार्टमेंट के नीचे, एक ही मिनिस्टर के नीचे क्लब कर देते हैं तो ये इससे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहला है डिपार्टमेंटल चैलेंजेस, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो integrating private sector participation in space programs and pioneering human space flight requires meticulous planning, regulatory frameworks and substantial resources। कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के challenges अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है उसका अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जो है उसका अलग है। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो एरियाज हैं, उनके लिए अलग अलग एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, उनका जो लेवल ऑफ चैलेंजेस है वो भी अलग अलग है। तो उसके लिए हमें डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप क्रिएट करने की ज़रूरत है। यही सब यहाँ पे बात हो रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के क्या चैलेंजेस हैं, जो स्पेस या एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की का जो मिनिस्ट्री है उसके क्या चैलेंजेस हैं, अर्थ साइंसेज की मिनिस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं। तो एक ही मिनिस्टर के नीचे सबको क्लब कर देने से जो उसका इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा किस चीज़ पर, तो हमारी साइंस एंड टेक का जो फील्ड है इंडिया का उस पर। तो अब हम इसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला है फंडिंग डिलेज, कि जो डिलेज हो रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, जैसे ग्रांट्स में, फेलोशिप्स में, उन सबको हमें मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको ईजिली उनका जो रिसर्च है वो इजीली फैसिलिटेट हो सके। दूसरा है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, प्रमोटिंग कोलैबोरेशन अक्रॉस डिसिप्लिन्स रिक्वायर्स डेडिकेटेड फैसिलिटीज एंड अ कल्चर दैट एनकरेजेस क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज। तीसरा है रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मतलब अलग अलग डिसिप्लिन्स को मिला करके रिसर्च। फिर है रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी, कि हर डिपार्टमेंट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए वो स्टेबल होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। ये नहीं कि आज के लिए कोई और रूल है, फिर 2 महीने बाद कोई और रूल आ जाएगा। एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जिस हिसाब से हमारी नीड्स हैं उस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आईपी प्रोटेक्शन, कि इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं रिसर्चर्स की, उनको हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशनल रिसर्च, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैन एनहांस द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। की रिसर्च तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए रिसर्च कर रहे हैं, बट उस रिसर्च से किस हद तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं इस बात का आइडिया जो होता है वो सबको नहीं होता है। तो उस गैप को हमें फुलफिल करने की ज़रूरत है, कि जो रिसर्च हमने कर लिया और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, ये जो गैप है हमारा बीच में, इस गैप को हमें फुलफिल करने की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट इज R&D इन्वेस्टमेंट, की रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले एरिया में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी चीज़ पर आप फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी के बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और आपके पास जो प्रॉपर मशीन्स होनी चाहिए, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उसके लिए फंडिंग ही नहीं है, तो रिसर्च प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो R&D को एडवांस करने के लिए हमें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है नीड फॉर स्पेशलाइज्ड ministers. So given the vast scope and complexity of the modern scientific fields, appointing dedicated ministers for major research bodies could ensure more focused leadership, better resource allocation and more effective resolution of sector specific issues। और इससे क्या होगा, तो India can maximize its scientific potential and address both long standing and emerging challenges in structured and strategic manner। ठीक है, कि अगर अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे
जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे फोकस करेंगे, तो किस डिपार्टमेंट को कितनी फंडिंग चाहिए, क्या क्या उस डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सबको हम एड्रेस कर पाएंगे। तो अब इसी से रिलेटेड आपको मैं एक मेंस क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन है, discuss the challenges and implications of managing diverse scientific and technological portfolios under single ministerial leadership in India। और इसका सेकेंड पार्ट है, evaluate the potential benefits and drawbacks of appointing specialized ministers for major research bodies to enhance focus and efficiency in addressing sector specific issues। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपना नाम लिख दीजिए या आप सिर्फ आंसर करके लिख दीजिए। आपको जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आंसर राइटिंग का, उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर कि आप आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं और जो हमारे एस्टीम्ड फैकल्टीज़ हैं वो आपका आंसर्स जो है वो धीरे धीरे करके इवैल्यूएट करके आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक देंगी कि आपको कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पर। तो यहाँ जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है, डू कोएलिशन गवर्नमेंट्स स्लो डाउन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा। तो आफ्टर 2014, मतलब 2014 के पहले यानी 2009 में जो सरकार बनी थी, उसके बाद अब जाकर के 2024 में जो सरकार बनी है वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि इसके पहले एक सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी होती थी, तो वो रूलिंग पार्टी जो होती थी, रूलिंग डिस्पेंसेशन, उसके पास मेजॉरिटी होती थी, तो कोएलिशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ वही बात हो रही है कि क्या कोएलिशन गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्लो डाउन करती हैं या नहीं। तो दो लोग हैं यहाँ पर जो आंसर्स दे रहे हैं, बट वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं। क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझते हैं। हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको जो है मेंस में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, बोथ यूपीएससी एंड बीपीएससी, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट्स जो है वो बीपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट खास करके बिहार में, तो आपको हो सकता है इससे बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएं जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो coalition governments are often perceived to make too many policy concessions due to the need to balance diverse interests and political ideologies within the coalition। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फोटो दी हुई है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, और उनके दो जो सपोर्टिंग पार्टीज हैं, जेडीयू एंड टीडीपी के लीडर्स नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो ये लोग जो हैं, अब ये सपोर्ट अगर आपको दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ डिमांड भी करेंगे। जैसे होता नहीं है कि हमारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि चलो अगर ये किया तो मेरे को ये देना, और या इस कंडीशन पे। फ्रेंड्स तो जनरली ऐसा नहीं बोलते हैं, बट कुछ लोग आपको बोलेंगे कि अगर मैंने तेरे लिए ये किया है तो तुम मुझे ऐसा करके दो। लेकिन अब जब गवर्नमेंट्स के बारे में ऐसी बात होती है कि गवर्नमेंट में ऐसा जो बार्टर सिस्टम होता है कि हम आपको ये दे रहे हैं तो आप हमें ये देंगे, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए एक हार्मफुल चीज़ हो जाती है। क्योंकि जब मिनिस्ट्रीज, खास करके ये चीज़ होती है मिनिस्ट्रीज एलोकेशन में, कि जो सपोर्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि सर्टेन मिनिस्ट्री जो है वो हमें चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो हो सकता है कि जो क्वालिफिकेशन प्रॉपरली चाहिए होती है उस मिनिस्ट्री के पोस्ट को होल्ड करने के लिए, मिनिस्टर के पोस्ट को, वो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन इंसान के पास ना हो। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार को बनाए रखना है, सत्ता में बने रहना है, तो जो रूलिंग पार्टीज होते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट बनाने वाले होते हैं, वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है। Comparative studies indicate that single party and multi-party governments have similar tendencies for policy compromises and bargains। लेकिन comparative studies के हिसाब से single party और multi-party governments दोनों में ही similar tendencies होती हैं policy comparison और bargains के लिए। तो सबसे पहला है economic reforms and stability। तो while coalition governments may seem slow in implementing reforms due to the need for extensive negotiations, this can lead to more stable and long lasting policies। कि भले ही शायद बहुत टाइम लगे डिसीजंस को लेने में, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा जो भी डाउट्स होते हैं वो उसके पहले ही एड्रेस हो जाते हैं कि इस पॉलिसी की वजह से क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं,
तो ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली पॉलिसीज़ और ज़्यादा स्टेबल पॉलिसीज़ जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। दूसरा है कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इंश्योर्स दैट डाइवर्स व्यू पॉइंट्स आर कंसिडर्ड, पोटेंशियली लीडिंग टू मोर रोबस्ट एंड वेल राउंडेड इकोनॉमिक पॉलिसीज। कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे हम भी करते हैं ना, कोई डिसीजन लेने से पहले हम अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं। अब अगर एक दोस्त को आप फ़ोन करते हैं तो वो आपको एक व्यू पॉइंट बताएगा, अपना व्यू पॉइंट। लेकिन वहीं अगर आप 4 अलग-अलग लोगों को फ़ोन करते हैं तो आपके पास 4 अलग-अलग व्यू पॉइंट्स होंगे, तब जाकर के आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 गाड़ियों के बीच में अगर आपको सिलेक्शन करना हो कि ये गाड़ी लेनी है या वो गाड़ी लेनी है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ज़्यादा लोग जब इनपुट्स देते हैं तो एक बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। Historical evidence shows that significant economic reforms have been achieved under both types of government, suggesting that the nature of governance may be less important than the commitment to reform. कि historical evidence जो है वो कहता है कि significant जो economic reforms हैं वो दोनों ही गवर्नमेंट्स, चाहे वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट हो या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट हो, दोनों के ही अंडर अचीव हुई हैं। यानी ये दिखाता है कि गवर्नेंस जो है वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन इस बात के कि रिफॉर्म्स को लिए हम कितना कमिटेड हैं। दूसरी बात हो रही है यहाँ पे टेक्नोक्रेटिक स्पेस और सेंटर स्टेट डायनामिक्स की। तो इन द रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग विथ एन इंक्रीज्ड रोल ऑफ टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स यानी कि जो टेक्नोलॉजी में भी इन्वॉल्व होते हैं और ब्यूरोक्रेसी में भी। This has implication for economic reforms as it can lead to more streamlined and efficient policy implementation. However, it also raises concerns about the balance of power between the center and the states. Fiscal distribution and revenue sharing remain contentious issues, with states often feeling sidelined in the decision making process. कि सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि जो सेंटर पे ही पार्टीज हैं उनकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डिले होते हैं, बल्कि सेंटर स्टेट्स रिलेशन की वजह से भी कई बार जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट्स के मन में फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, हमको कितना पैसा हमारे स्टेट को मिलेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के, रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर के काफ़ी डाउट्स होते हैं। तो जो स्टेट्स होते हैं वो अग्री करने को तैयार नहीं होते हैं सेंटर के साथ। नेक्स्ट है डायलॉग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन coalition governments. So coalition governments can lead to acrimonious dialogues and conflicts, especially during negotiations for policy and policy implementation. तो जितने ज़्यादा लोग उतनी सारी बातें, जितना मुंह उतनी बातें, ये कहावत तो सुनी होगी आपने। यानी यहाँ पर भी अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो भले ही आपको मल्टीपल व्यू पॉइंट मिले, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं या डाइल्यूट हो जाते हैं, क्योंकि एक कंसेंसस नहीं बन पाता है लोगों के बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं जीएसटी का। तो जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो जो सेंटर रूलिंग पार्टी थी वो फुल मेजॉरिटी में थी, लेकिन फिर भी जीएसटी को इम्प्लीमेंट होने में इतना टाइम लग गया था। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कई बार लाने का जो रूलिंग पार्टी का अगर इच्छा भी होती है तो भी वो नहीं ला पाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में कंसेंसस नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है सेंटर स्टेट या स्टेट सेंटर फिस्कल रिलेशंस की द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज अ कंटेंशियस इशू इम्पैक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। और जो रिसेंट चेंजेस हैं जीएसटी रेजिम को लेकर के हैव ऑल्टर्ड रेवेन्यू डायनामिक्स लीडिंग टू टेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। कि अगर सेंटर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना भी चाहता है तो कई बार स्टेट्स उस पर अग्री नहीं करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका फिस्कल पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगा और वो चेंज होकर के और ख़राब हो जाएगा, इम्प्रूव नहीं होगा। तो फ्यूचर क्या हो जाएगा हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का? तो द इम्पैक्ट ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू नेविगेट इंटरनल डिफरेंसेस एंड अचीव कंसेंसस। कि जो मेजर पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसके पास कितनी एबिलिटी है
कि वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको कन्विंस कर सके, जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं उसको इंटीग्रेट कर सके, जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उसको मिनिमाइज करके एक स्टेबल कंसेंसस प्रेजेंट कर सके पार्लियामेंट में। इस चीज़ का जो पूरा जो इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, तो रूलिंग पार्टी की। तो करंट गवर्नमेंट दो न्यूली इन टर्म फेसेस चैलेंजेस इन मेंटेनिंग अ मेजॉरिटी वाइल परस्यूइंग रिफॉर्म्स। की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको जो उनके जो सपोर्टर्स हैं आने वाले टाइम में अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन रिफॉर्म्स लाना चाहे तो किस हद तक ये लोग उसको सपोर्ट करेंगे, इस बात की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हमेशा से ये लोग जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते नहीं आए। तो जब ऐसा होगा तो अगर कोई ऐसी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात होगी जो कि इन दो पार्टीज के या और भी जो सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ होगी, तो उस टाइम पे ये लोग क्या स्टैंड लेंगे वो डिसाइड करेगा कि ये रिफॉर्म आएगा या नहीं आएगा। तो इंटरनल डिफरेंसेस को मिनिमाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक स्टेबल कोएलिशन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो अब आज बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए इस पूरे लेक्चर का, तो आप सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।